अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया की ज़ाहिर नज़रें उस पर होती हैं। वाइट हाउस में कौन आएगा, क्या उसकी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे। आज होने वाली जी पोलिंग में 24 करोड़ से ज़ायद जो अफराद हैं हक़ राय दी इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7 से 8 करोड़ जो वोटर्स हैं पहले कास्ट कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर जी ये इंतखाबात 2020 के सदारती इंतखाबात का रीमैच लग रहे थे, लेकिन जुलाई में सूरत हाल ने उस वक्त ट्विस्ट आया इसमें जब सदर बाइडन ने इस दौर से दस्तबरदार होते हुए जो नायब सदर हैं कैमला हैरिस, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया था। और अब मौजूदा नायब सदर जो है कैमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और हैं भी। दोनों उम्मीदवारों की जी मुतज़ाद दावों की बात की जाए तो ये जो डिबेट्स होती हैं प्रेसिडेंशियल, उससे पहले भी, और अमेरिका के अंदर पोलिंग, रिसर्च, ये सारे सर्वेज होते हैं, उस पर बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन जाती है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका की जो अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार कोई खातून वज़ीर आज़म बनेगी, या जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वही दोबारा से तीसरी बार सदर बनेंगे। इस हवाले से हम तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग टू यू, और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से मुबारक हो। और एक दिन अच्छा है, गालिबन थोड़ी सी आपके पास शायद स्मॉग कम है आज के दिन, या नहीं हमारे पास स्मॉग बहुत सारी है और हम बहुत तंग है स्मॉग से, लेकिन स्टिल जी ये जो स्मॉग है इसमें हम सरवाइव कर रहे हैं। वी ऑल आर सर्वाइविंग समहाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन इसका देखिए एक पॉजिटिव स्पिन ये है कि अच्छा है, लोगों को मौका मिलेगा घर बैठ के आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम देखेंगे। इसकी जो एक पॉजिटिव साइड ये भी है, तो कोशिश करें कि लोगों से कहें कि आप घर बैठे बाहर ना निकलें और आपका प्रोग्राम That's so kind of you. That's so kind of you. अच्छा फैज़ साहब, क्या सूरत हाल है जी? लेटेस्ट अपडेट्स जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इलेक्शंस हैं और पूरी दुनिया इस पे नज़रें रखे हुए होती है। और जब हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस भी हैं, और अभी जो कैंडिडेट्स हैं दोनों, उनके हवाले से, उनके मुकाबले के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है अरमला, वो ये कि ये एक कई लिहाज से तारीख़ी इलेक्शन है। ज़ाहिर है, जैसे कि आपने अभी ख़ुद अपने इंट्रो में फरमाया कि अगर कामला जीतती हैं ये इलेक्शन, और ख़ुद ये इनका इस वक्त इलेक्शन में नॉमिनेट होना एज ए ब्लैक वुमन, और जबकि ये आधी इंडियन भी हैं, इनकी मदर साउथ इंडिया से थी और इनके वालिद जमैका से थे, तो ये जो और पहली नस्ल है इनके इमिग्रेंट्स की, तो ये कई लिहाज से खुद इस वक्त भी बड़ी एक तारीख़ी हैसियत की हामिल शख्सियत हैं। और अगर ये सदर बन जाती हैं तो ज़ाहिर है ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या होगा अमरीकी तारीख़ का, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख़ का। अच्छा, दूसरी तरफ खुद ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी भी एक अजीब गरीब कैफियत है। यानी उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन हारा, उसके बाद 4 साल इंतज़ार किया और दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये बात ज़रा गौर फरमाइए कि ही इज़ रनिंग एज ए कॉन्विक्ट, यानी वो बाकायदा उन पर वो एक मुजरिम साबित हो चुके हैं। 34 बहुत ही सीरियस किस्म के जो एलिगेशंस थे वो बाकायदा न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उनको मुजरिम साबित कर दिया है। लेकिन सज़ा अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी बन गए थे, तो जज ने उनकी सज़ा को मौखर कर दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो 4 साल तक वो जेल नहीं जाएंगे, उनकी सज़ा मौखर रहेगी, सस्पेंड रहेगी। लेकिन अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसी महीने के आखिर या फिर एक आध महीने में वो वाइट हाउस की बजाय जेल में बैठे होंगे। और ये भी एक अजीब तारीख़ी वाक़या होगा कि अगर ये जीतती हैं तो ज़ाहिर है ये एक सुर्खरू हो के वाइट हाउस में बैठेंगी एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन वुमन, एंड ही वुड बी in prison waiting basically. I mean he's 78 years old, probably I think almost 79. तो ये अगर वो जेल जाते हैं तो आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि वो फिर कब तक गालिबन सारी ज़िंदगी वो शायद जेल में गुजारेंगे। तो ये 2-4 बड़े मोटे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके नाज़रीन से शेयर करना चाहता था। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि अभी भी ये रेस इतनी क्लोज है कि किसी एक शख्सियत के बारे में कोई फैसला कुन अंदाज से प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है।
ठीक है, फैसला कौन अंदाज से प्रोडिक्शन करना नामुमकिन है, लेकिन चूंकि इलेक्शंस जब अमेरिका में जब हुए हैं, हमने देखा है कि जो पहले सर्वेज होते हैं, वोटर्स का सेंटिमेंट होता है, कुछ डिबेट्स होती हैं प्री इलेक्शन और उससे पहले भी, उससे एक वोटर का माइंडसेट का आइडिया होता है कि वो अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे जब हम इतनी ज़्यादा स्टेट्स की बात करें, अराउंड 50 स्टेट्स की बात करें, मुख्तलिफ 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स की बात करें, और अभी जो वोटिंग हो भी रही है, क्या समझते हैं जी वोटर का जो सेंटिमेंट है और जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप माजी के अंदर भी सदर रह चुके हैं और उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक ऑब्वियस हैं, और चूंकि कैमला हैरिस की जहाँ बात करें, सदर बाइडन ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, तो जाहिर है वही पॉलिसीज़ वो आगे कैरी ऑन करेंगी कहीं ना कहीं। सो व्हाट डू यू थिंक कि वोटर का सेंटिमेंट किस तरफ इंक्लाइंड है? जी अर्मिला, देखिए आपने सही तरफ निशानदेही की है, और वही वजह है जो आप जो वोटर्स के जो सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट पर इस वक्त क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, जो पोल्स किए गए हैं, जो सर्वे अवामी जायज़ों के जो सर्वेज किए जाते हैं, जो पोल्स रन किए जाते हैं बड़े साइंटिफिक अंदाज से, और इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, तो उनका अब तक इसी वजह से इस रेस को इतना नेक एंड नेक और इतना टाइट कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी पोल्स आपको किसी एक उम्मीदवार को वाज़े बरतरी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और ये भी ज़ाहिर है एक अहम बात है, मैं आपको एक छोटी सी एक कोट देता हूँ। CNN के एक सीनियर होस्ट हैं जॉन किंग, उन्होंने ये कहा कि वो पिछले 40 सालों से इंतखाबात को, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कवर करते हैं, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी रेस इतनी क्लोज है कि आज तक भी वो नहीं बता सकते कि कौन विनर होगा। इससे पहले काफ़ी प्रेडिक्शन ये इदारे, बड़े बड़े इदारे कर दिया करते थे। अच्छा, इसकी जो अहम वजह ये है कि जो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो इतने बर्निंग इश्यूज़ हैं, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि यहाँ के वोटर्स बहुत एनर्जाइज्ड हैं, और एक अंदाज़ा ये है कि इस वक्त जो टर्नआउट होगा वो इट विल बी ओवर 60%। जैसे कि अभी आपने खुद फरमाया, 7.5 से 8 करोड़ लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। यानी यहाँ पर चूँकि एक सहूलत दी जाती है अमेरिका में कि वो लोग जो घर बैठ कर वोट दें, यानी बैलेट को आप मेल में मंगवा लें और उस बैलेट पेपर को फिल आउट करके मेल कर दें, तो वो आपका वोट काउंट होता है। इस तरह से आप इलेक्शन जो एक्चुअल डे है, जो आज जो 5 नवंबर का दिन है, उसको छोड़ के पहले से 2-3 महीने पहले से आप वोटिंग शुरू कर देते हैं, तो 7.5 से 8 करोड़ का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, और ख़यास ये किया जा रहा है कि शायद ये टर्न आउट 60% से ज़्यादा होगा। उसकी ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक रेट होगा अपना वोटिंग रेशो। और दूसरी बात ही उसकी वजह ये है कि जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया कि जो सेंटिमेंट है, और एक आम वोटर इतना एनर्जाइज्ड है अपने इश्यूज़ की वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आकर वोट देना चाहते हैं। तो इस वक्त डेमोक्रेसी एक्चुअली इज़ एट प्ले। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि लोग अपनी आवाज़ सुनाने को बेचैन हैं और चाहते हैं कि उनको सुना जाए और उनकी बात को जो है उनकी बातों पर तवज्जो दी जाए। अभी आपने फैसल बर्निंग इश्यूज़ की बात की, जो कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का इशू है, जिसमें हम पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से और एक जेनोसाइड के हवाले से बात करें। हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर इटसेल्फ बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए, इस हवाले से आवाज़ भी उठाई जा रही है कि जो भी फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने इज़राइल को सपोर्ट भी किया है, और ज़ाहिर है जो इंटरनल सेंटिमेंट है वो लोगों के प्रो पैलेस्टीन भी हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो नया कैंडिडेट जो भी आएगा, जो इलेक्ट होगा एज अ प्रेसिडेंट, क्या अमेरिका की जो अभी मौजूदा आवाम और जो सर्वेज और जिन पोल्स का हम जिक्र करें उसमें इस सेंटिमेंट को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस्ड में रखने की ज़रूरत है? अर्मिला, बहुत अहम मसला है जिसकी आपने निशानदेही की है। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा सेगमेंट बनाते हैं अलग। पहली बात तो ये कि इजराइल का जो मामला है, इसमें दोनों पार्टीज में के प्लेटफॉर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों उम्मीदवार, दोनों पार्टीज टोटली कमिटेड हैं कि वो हर हालत में
اسرائیل کا دفاع کریں گے اور اسرائیل کو جو بھی چیلنجز ہیں اس کے لیے وہ مدد فراہم کریں گے. ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک فرق یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو یہاں کہا جاتا ہے اٹس اے بگ ٹینٹ پارٹی، یعنی یہاں پر مختلف لوگ مائنورٹیز جو وائٹ جو گوروں کے گروپس ہیں جو کہ مختلف مسائل پر اور مختلف ایشوز پر اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ سب اس میں شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ہسٹوریکلی مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو کافی جگہ دی ہے. آج بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں وائٹ ہاؤس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ میں کئی پاکستانی کئی مسلمان اہم عہدوں پر سیاسی اپوائنٹیز ہیں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں جو کام کر رہے ہیں. انہوں نے بائیڈن نے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو یہاں کی جوڈیشری پر نامنیٹ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں لیکن when it comes to اسرائیل وہاں پر ان لوگوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاملا ہارس نے بھی کہا ہے کہ وار کو رکنا چاہیے. بائیڈن نے کئی دفعہ کہا کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل کو اسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اتنی امداد دی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس وقت باقاعدہ امریکی فوجی اسرائیل کے دفاع کے لیے اسرائیل میں موجود ہیں. وہاں امریکہ کے بحری بیڑے وہاں آس پاس بھیج دیے گئے ہیں. تو اس اور بلینز آف ڈالرز کی امداد اور ویپنز ان کو باقاعدہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اچھا ایک طرف تو یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا، دوسری طرف جو ہے اگر ٹرمپ صاحب کا دیکھیں تو ان کے پلیٹ فارم میں کوئی ڈفرنٹ بات نہیں ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کو اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے لیکن وہ ایک ہاتھ آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نیتن یاہو کو روک رہا ہے، ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور پوری طرح سے ان کو جاب فنش نہیں کرنے دے رہا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پیس آئے لیکن نیتن یاہو پہلے اپنا جاب کمپلیٹ کریں فنش کریں. یعنی فنش سے بڑی خطرناک ٹرم استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ٹوٹل وکٹری چاہتے ہیں نیتن یاہو کے لیے، اس کے بعد پھر جنگ بندی ہو. تو یہ باتیں بہرحال ایک افسوسناک ہیں. آپ نے وجہ فرمایا کہ جینوسائیڈ ہے، یہاں کے لوگ کنسرنڈ ہیں. مسلمانوں کو تو ظاہر ہے وہ تو ہم لوگ تو خون کے آنسو روتے ہیں وہاں جو فلسطینیوں کے ساتھ عورتوں بچوں اور بزرگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ظلم کی انتہا ہے، پوری دنیا اس پر آواز اٹھا رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ دونوں پارٹیز میں اس بات پر متفق ہیں دونوں بالکل کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ روکنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنا جاب ایک فنش کر کے ہی پھر اس کے بعد پیس ٹاکس وغیرہ کی طرف آئے. یعنی دونوں پارٹیز کا سٹانس اپنی جگہ سیم ہی ہے کہیں نہ کہیں فلسطین اور اسرائیل کو لے کر. اچھا آپ نے پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کی اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی ہے جو وہاں پہ ہے بھی کام بھی کر رہی ہے، اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سیٹلڈ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور ظاہر ہے اسٹیک ہولڈرز میں بھی شامل ہے کہیں نہ کہیں. اور جو بائیڈن ہے ان کی پالیسیز ٹورڈز مسلمز اور آپ نے جیسے خود بھی ابھی مینشن کیا آپ پاکستان کے اندر اس کو پولیٹیکل سینیریو سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گی کہ مسلمانوں کے لیے اور اسپیسیفکلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دونوں پارٹیز یا دونوں کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پالیسیز کس حد تک سافٹ ہوں گی ٹورڈز مسلمز اور اوورسیز پاکستانیز؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں 3 حصوں میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کیا پاکستان ایز اے کنٹری اس وقت کیا پاکستان میٹر کرتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو اگر آپ ان دونوں کے پلیٹ فارمز دیکھیں پارٹی کے ان کی ویب سائٹس پر جا کر پڑھیں تو ان کی جو فارن پالیسی ہے سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو پاکستان بیسیکلی اس وقت اپنے ایک ارریلیونٹ دور سے گزر رہا ہے. وہاں سے افغانستان سے امریکہ باہر نکل چکا ہے اور آس پاس جو ایشوز ہیں وہ انڈیا اور چائنا پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے تاکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو استعمال کیا جائے. تو اوور آل پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر دونوں امیدواروں میں سے کوئی بھی اگر جیتتا ہے تو پاکستان پر توجہ نہیں دی جائے گی. اچھا اب آئیے کہ کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی، آپ کے سوال کا جو دوسرا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ایسا کوئی رول پلے کر سکتی ہے اور وہ ان کا اس وقت کیا ایکٹیویزم ہے. تو دیکھیے پاکستانی امریکنز یہاں پر ان کی جو امریکہ کی جو آفیشیل فگرز ہیں ان کے لحاظ سے پورے امریکہ میں 7 لاکھ
पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। इसके मुकाबले में जो यहाँ पर इंडियन अमेरिकन हैं उनकी तादाद तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख है। तो हमारी तादाद बहुत कम है। अच्छा, फिर जो 7 लाख हैं उनमें से वोटर्स बहुत कम है, और जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं देते, घर बैठे रहते हैं, वो आपका प्रोग्राम वॉच करते रहते हैं बजाय बाहर जाके वोट देने के। आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं ज़ाहिर है इसलिए। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त इर्रेलेवेंट है बल्कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी इर्रेलेवेंट है। अब आइए इस जवाब के तीसरे हिस्से की तरफ। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो सियासी सूरत हाल है, उसने जो डायस्पोरा यानी बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज किया है। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो माशाल्लाह अच्छे वेल ऑफ खाते पीते लोग हैं। खुसूसन हमारे जो बिज़नेस के लोग हैं, जो जिनका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है या इंजीनियर्स हैं या जिनके अपनी मुख्तलिफ अच्छे माशाल्लाह वेल ऑफ लोग हैं। तो इन्होंने ये पूरा पिछले कोई 6-7 महीने से एक कैंपेन चला रखी है, बल्कि तकरीबन 1 साल से, कि ये लॉबिंग कर रहे हैं कांग्रेस में। और फिर इन्होंने कोशिश ये की है कि ट्रंप की कैंपेन को लॉबी करके उसको इस बात पर आमादा करें कि वो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाएं, खुसूसन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसके लिए आपने देखा होगा अर्मला कि बाकायदा कांग्रेस ने यहाँ पर एक 368 वोट्स के साथ रेजोल्यूशन पास की। फिर अभी एक दूसरा भी लेटर लिखा गया है। तो इन्होंने ये अच्छा काम है, मैं इसको इस लिहाज से अच्छा काम कहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर एक एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन उसके जो नताइज हैं हमारी कम्युनिटी के लिए वो अच्छे नहीं निकलेंगे। मेरी दानिश मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान को हमारा हर काम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होना चाहिए। हमारी जो रेड लाइन है, हमारा जो एक बिग बैनर जो मकसद है, वो पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर है। उसके बाद सब कुछ आता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ नादान दोस्तों ने ये काम करके मेरी दानिश में इन माई वेरी वेरी सिंसियर ओपिनियन पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन एक काम ज़रूर पॉजिटिव हुआ है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यहाँ मुतहर्रिक हुई है पॉलिटिकली, और उन्होंने न सिर्फ अपने कांग्रेसमैन को लेटर्स लिखे हैं, ईमेल्स लिखे हैं, उनको डोनेशंस दिए हैं, उनके लिए वोट्स का प्रॉमिस किया है। अच्छा, फिर एक बात और है, एक चौथा पहलू अर्मला इस बात का, कि ये अजीब एक डाइकॉटमी है कि एक तरफ तो आप ट्रंप को एंडोर्स करके यहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं वो ट्रंप के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन जितने भी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जिनसे इन्होंने लेटर्स लिखवाए हैं या जिनको ये बुला के बात करते हैं, वो सारे डेमोक्रेट्स हैं, और उन्हीं डेमोक्रेट्स को ये लोग फंड्स भी देते हैं। तो ये जो एक कहना चाहिए एक खुला तजाद या एक डाइकॉटमी जिसको मैं कहता हूँ, वो भी एक पहलू है इस पूरी इस तहरीक का, ये यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये जो बहरहाल ये वो बातें हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो है फिलहाल पाकिस्तान के पास पूरा वक्त है, वो आराम से जो काम करना है करें, और मेरे ख्याल कर भी रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी ना ट्रंप ने इनकी तरफ देखना है, ना बाइडेन साहब ने तो पहली हमारे ऊपर जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही कोई नजर ही नहीं डाली अब तक। नजर करम नहीं थी, इससे सुख है, नजर करम नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत शुक्रिया।